गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो रेलवे 2018 में पूछे गए हैं। वो 1000 प्लस जीके का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों, जो व्यक्ति भारत के निवासी हैं, भारत की नागरिकता जिन्हें थी, वो आज विदेश में रह रहे हैं, काफ़ी पैसे कमा रहे हैं और धीरे धीरे अपने देशों को भूलते जा रहे हैं। इसे अपने देश की याद दिलाने के लिए हम लोग प्रत्येक साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने 9 जनवरी 2003 ईस्वी को किया था। और ये किसके याद में मनाया जाता है? तो जब भारत में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत जब लौटे थे, तो उसी के याद में अटल बिहारी वाजपेयी 9 जनवरी 2003 से हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2, 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। जी का मान 10 लेना है। जब किसी वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो कितना दूरी तय करेगा, इसके लिए हम लोग एस लिखें, उस दूरी को एस से डिनोट किए। जब 80 मीटर की ऊंचाई पे था तो उस वस्तु का वो पहले स्थिर था और गिराने के बाद उसके वेग में परिवर्तन हुआ है। तो यू प्रारंभिक वेग है जो पहले स्थिर होने के कारण 0। जी गुरुत्वाकर्षण है जिसका मान 10 दिया हुआ था। टी समय है जो 4 सेकंड में पूछ रही है। तो हम लोग दूरी निकालेंगे। दूरी कितना हो जाएगा? यू का वैल्यू 0 पुट करना है, जी का वैल्यू 10 पुट करना है। 10/2 इंटू 2t, 2 इंटू 4 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 समाप्त 10/2 जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और 8 में से 1 जाएगा तो 7। 5 गुना 7 बराबर 35। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 35। तो इसमें मारेंगे 35। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है जिसे मोसले ने तैयार किया है, उसमें ये 17वां में 17वां आवर्त में हैलोजन वर्ग को रखा गया है। चलते हैं हम लोग एक पिक के माध्यम से इसे देखने के लिए। ये है अपना आवर्त सारणी। इसके बारे में देखेंगे कि 17वां वर्ग जो है वो ये वाला है। 17वां वर्ग ये वाला है। इसमें आप देखिए FCl, Br, I, At और Ts है। ये सबसे अधिक, बहुत ही अधिक क्रियाशील समूह है जिसे हैलोजन समूह हम लोग कहते हैं। इसमें ये जो F है और ये Br, जिसे फ्लोरीन और ब्रोमीन कहते हैं, ये गैसीय अवस्था, सॉरी 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 दोस्तों, ये जो F है, ये जो FCl, Br ये सभी हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो F और Cl है, F यानी कि फ्लोरीन, Cl यानी कि क्लोरीन, ये दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। Br यानी कि ब्रोमीन, ये द्रव्य लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। वहीं I जो आयोडीन है, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अधातु है जिसमें कि एक विशेष चमक होती है। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय अवस्था में, Br लिक्विड फॉर्म में, आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें सबसे ये जो F है, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं होते हैं? तो जड़, तना और पत्ती में जो अलग नहीं होते हैं वो है स्पायरोगायरा। उसका सही आंसर क्या होगा? स्पायरोगायरा। देखते हैं इसका एक पिक। तो देखिए ये जो है अपना स्पायरोगायरा है। ये स्पायरोगायरा, इसको हम लोग थोड़ा झूम करके देखते हैं। इसमें ना ही कोई ये जो स्पायरोगायरा, ये किसी भी भाग में, जड़, तना, पत्ती किसी भी भाग में डिवाइड नहीं होते, बल्कि इसमें केवल क्या होता है, एक सेल वाल होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिस कारण वो हरा होता है, और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक पाए जाते हैं, और कुछ नहीं।
तो अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं हम लोग। तो वो है स्पायरोगायरा, जो जिसमें कि शरीर किसी भाग में बटे हुए नहीं होते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है क्या? केंद्र सरकार की पहल को हम लोग जन धन योजना कहते हैं। जन धन योजना 28 अगस्त 2014 ईस्वी को लाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी होगा। देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग एमएल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? इसका जो नाम है वो है लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया जिनमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए यदि ऊर्जा की आवश्यकता हो तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और दहन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन, करेवा जो मिट्टी का गाद है एक प्रकार का किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर जम्मू। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में आमतौर पे रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन के अनुसार इसमें हम लोग मारेंगे नाइट्रोजन को। इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। किंतु अच्छे बल्ब में विद्युत बल्ब में हम लोग आर्गन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। विद्युत धारा का मान निकालना है जिसमें कि V का मान 6 वोल्ट और R का मान 10 ओम और 20 ओम है। और ये किस रूप में जुड़ा हुआ है? श्रृंखला अभिक्रिया में जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए देखते हैं किस प्रकार से इसे निकाला जाए। देखिए, R का मान, पहले हम लोग एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये R1 और ये R2, इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ दिए। ये हो गया अपना बैटरी जिसका मान है 6 वोल्ट। इसका मान कितना है? 6 वोल्ट। और ये प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ था? 10 ओम और 20 ओम। तो एक हो जाएगा अपना 10 ओम और दूसरा हो जाएगा 20 ओम। तो ओम का नियम बोलता है, फार्मूला है V बराबर आई आर, यानी कि I का जो मान हो जाएगा I बराबर हो जाएगा I बराबर V बराबर I, एक मिनट कहाँ चल रहा है? अच्छा, V बराबर आई आर। तो यहाँ से हमको I का मान निकालना है। तो I बराबर फार्मूला हो जाता है V बटे आर। V का मान दिया हुआ है सिक्स वोल्ट। V का मान कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट। और R का मान दिया हुआ है 10 प्लस 20 ओम। श्रेणी क्रम में हम लोग सीधा इसे जोड़ते हैं। तो 10 और 20 कितना हो गया? 30 ओम। तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या होगा? 6/30। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.2। 0.2 इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 0.2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सही है। उसके बाद है कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो कॉइल की गति की धारा जब 90 डिग्री पे होगा, कॉइल की गति की दिशा जब चुंबकीय क्षेत्र के से 90 डिग्री पर झुकी हुई होगी तो उसमें गति सबसे अधिक होगा। यजुवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो यजुवेंद्र चहल जो हैं वो एक क्रिकेटर हैं और वो क्रिकेट खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए विलयन में पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता होगी। हमने पिछले वीडियो में बताया है
कि जिसका पीएच मान जितना अधिक कम होगा उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता उतना ही अधिक होगी और वो पदार्थ उतना ही अधिक अम्लीय होगी। तो इसमें 2.4 ये जो है सबसे कम है, तो ये सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ होगी। अगला क्वेश्चन, श्रवण रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? जो श्रवण रेंज है मतलब श्रव्यता तरंग है, उससे कम के रेंज को हम लोग इंफ्रासोनिक तरंग कहते हैं। श्रव्यता सीमा से कम का जो आवृत्ति होगा उसे हम लोग इंफ्रासोनिक कहेंगे। इससे मैं एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। तो देखिए ये हो गया, देखिए ये जो है ओश्रव्य, ये जो है ओश्रव्य तरंग है जिसकी आवृत्ति कितनी है? 20 हर्ज या 20 हर्ज से कम, 20 हर्ज या 20 हर्ज से कम, 20 हर्ज से अधिक और 20,000 के का मतलब हज़ार होता है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक को हम लोग श्रव्य सीमा, श्रव्यता सीमा कहते हैं या श्रव्य आवृत्ति होगा। इसे हम लोग मानव सुन सकता है। ये इस प्रकार से 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच, और 20,000 हर्ज से जो अधिक आवृत्ति होती है उसको भी हम लोग ओश्रव्य, ये प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। तो इसे ओश्रव्य, इसे श्रव्य और इसे प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। तो अभी इंफ्रासोनिक किरण की बात की गई थी, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इंफ्रासोनिक। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? इनमें से सबसे अधिक लचीला और कोमल कहने का मतलब है जब उस पर प्रहार किया जाए तो वो क्षण भंगुर ना हो, ऐसा तत्व तांबा है। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध जो है वो 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें नेपोलियन पराजित हुए और इसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। यहाँ 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसका पूछा जाए कि इसका जन्म कब हुआ था, तो जन्म आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेपोलियन का जो है जन्म कब हुआ था। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaOH का होल 2 होगा। इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े हैं? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो वेलुथम्पी दलवा जो है किस भारतीय रियासत से जुड़े हुए हैं? ये त्रावणकोर भारतीय रियासत से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के पर इसके भार का कितना गुना होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए भार भी 1/6 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? बेकिंग पाउडर, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है, जबकि वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण का पानी होता है। मतलब इसमें पानी उपस्थित होंगे और इसमें नहीं होंगे। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है। O2 के उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटा उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। यहाँ पर P का मान, P मतलब पावर होता है जिसका मात्रक वाट है, और P का वैल्यू दिया हुआ है 120 वाट। समय दिया हुआ है 8 घंटा। एक दिन में कितना ऊर्जा खपत होगी इसे ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम लोग, फार्मूला होता है इसका P बराबर, ये एक दिन में खपत ऊर्जा बराबर एक दिन की जो एनर्जी है उसका फार्मूला क्या होगा? P इंटू टी। जितना भी हम लोग विद्युत शक्ति का इस्तेमाल करेंगे उसको समय के साथ गुना कर देते हैं और 1000 से जब भाग देते हैं तो ये जो संख्या है हमें किलोवाट घंटा या एक यूनिट में आ जाती है। तो P का मान दिया हुआ था 120, T का मान दिया हुआ था 8 और बटे में क्या लिखेंगे? 1000। तो ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 9.6 इसका सही आंसर होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, 1 मिनट, 12×96 यानी कि 960। हम यहाँ 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, ना कि यहाँ पर। तो दशमलव जो पड़ेगा यहाँ, यानी कि इसका आंसर होगा 0.96। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0.96।
इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर बी होगा। के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। तो इसका सही आंसर है द गॉसिप ऑफ यू दास। उसका जो बुक है वो क्या है? द गॉसिप ऑफ यू दास। अगला क्वेश्चन, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है क्या? 5 से 8%, या अगर पूछा जाए 10% एसिटिक एसिड के घोल को क्या कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे सिरका। इसको क्या बोला जाता है? सिरका। यदि दो असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा है तो भारी द्रव्यमान होता है कम गति में। जो भारी द्रव्यमान होगा वो कम गति में होगी और जो हल्की द्रव्यमान होगा वो अधिक गति में होगी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? मतलब कौन सा जीव है जिसमें प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो ये है अपना हाइड्रा। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होते हैं। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहेंगे। देखिए यहाँ ये दिया हुआ है, पिक्चर के माध्यम से इसको समझेंगे। जैसे ये अगर हम लोग यहाँ पर एक ये जो है एक तुला रखा हुआ है, इसको हम लोग इस पे भी यहाँ पे भार डाले हैं, यहाँ भी वेट है। अगर हम इसको यहाँ से ना उठाकर यहाँ से उठाएंगे तो ये बैलेंस की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं होगी। इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग इसके एकदम बीच में उठाते हैं। यदि दोनों तरफ भार बराबर है तो मतलब बीच का वह बिंदु जिस पे पूरी भार केंद्रित हो उसे हम लोग गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। अब यदि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में देखिए इसका जो बीच वाला भाग हुआ जहाँ इस त्रिभुज का संपूर्ण भार केंद्रित है वो ये वाला है। इसको और हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। इस प्रकार का तोता हम लोग घर में डेकोरेशन के सजाने के लिए रखते हैं और वो मात्र एक बिंदु पर ही घूमते रहता है। इसका कारण ये है कि इसके इस चोंच में ही इस पूरे तोता का गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। यही इसका गुरुत्वीय केंद्र है, इसलिए वो नहीं गिरेगी। तीसरा, अगर हम लोग इसके द्वारा देखें चम्मच के द्वारा, जब ये पूरा का पूरा आपस में बराबर होगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल बीच में, गुरुत्वाकर्षण केंद्र बीच में होगा। और जब एक और भारी और एक और हल्का हो, या एक और मोटा है और ये एक और क्या है, पतला है, तो अगर हम लोग इसको बीच से उठाएंगे तो ये भारी और गिर जाएगी। इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है वो भारी की ओर खिसक जाती है, यानी कि यहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र निर्माण होगा। अगर हम लोग इस बिंदु पे उठाए रहते हैं तो ये पूरा का पूरा केंद्रित रहेगी, नहीं गिरेगी। फिर उसी प्रकार से ये जो कॉम्ब है इसमें हम लोग गुरुत्व केंद्र को खोजें तो ये वाला है। अगर हम लोग इसको यहाँ उठाते हैं तो इसके बराबर इस ओर भी बराबर भार और इस ओर भी बराबर भार होगी, मतलब इस केंद्र के बाएं और दाएं सभी ओर बराबर भार होंगे। इस चम्मच का यहाँ गुरुत्वीय केंद्र है, अगर हम लोग इसको उठाएं तो ये चम्मच नहीं गिरेगी। अगर एक बिंदु पे उठाना चाहें तो यहाँ से ये चम्मच नहीं गिरेगी, जबकि अगर यहाँ उठाएंगे तो भी ये गिर जाएगा और यहाँ उठाएंगे तो भी गिर जाएगा। उठाना यानी कि हम लोग उंगली पे उठाने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये इस तोता को उठाया। अगला वह बिंदु, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, बल्कि सभी एक सरल अस्थायी उत्तक है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया है? परमाणु संख्या के आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका निर्माण मोसले ने किया है। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? इस क्वेश्चन को का जो सही आंसर है वो होगा टेस्टोस्टेरोन। आपको बताना है कि महिलाओं में कौन सा हार्मोन है जो युवावस्था में के समय लड़कियों में परिवर्तन लाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है तो यह झुकता है। ये क्वेश्चन हिंदी में गलत लिखा हुआ था। इसका जो सही क्वेश्चन होना चाहिए, जब इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ सामान्य लिखा है। सामान्य अंग्रेजी में लंब को नॉर्मल बोला जाता है और नॉर्मल का हिंदी में सामान्य भी होता है, इसलिए ये पूरा का पूरा सामान्य लिख दिया। यहाँ होना चाहिए अभिलंब। यहाँ क्या होना चाहिए? अभिलंब। तो देखिए ये हो गया आपका जल और ये हो गया शीशा।
एक है जल और एक है शीशा। जब बोल रहा है प्रकाश किरण पानी से गिलास में जाती है, यानी जल से गिलास में जाती है, तो वो क्या होगा, इस ओर झुक जाएगी, और इसके बीच में होता है अभिलंब, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि सामान्य की ओर अभिलंब की ओर धीमी हो जाती है। अच्छा, अभिलंब की ओर झुकेगी और ये क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। जब जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, तो ये धीमी हो जाएगी, ये सही है। और दूसरा क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी।